ऋषभ बहुत बहुत स्वागत है आपका, मनदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चैनल लेबर लॉ एडवाइजर आप दोनों लोगों ने शुरू किया है 2017 से। हम दोनों में से कोई भी लॉयर नहीं है, ना सीए है। मैं इंजीनियर हूँ, ही इज अ बीकॉम ग्रेजुएट। तो हमने सोचा कि एम्प्लॉय अपने पैसे के साथ क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले ये लेबर लॉज हो गए, उसके बाद उसको टैक्स देना होता है तो टैक्सेशन से जुड़े हुए, फिर उसको निवेश करना होता है तो पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, स्कैम अवेयरनेस वीडियोस भी बनाए। तो ये हम 4 मेन कैटेगरीज है जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं। कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के जब हम जॉब ऑफर साइन कर रहे होते हैं? जो अक्सर कंपनी आपको डराने के लिए करती है वो कहता है बॉन्ड। कोई भी कंपनी आपसे बॉन्ड का एक पैसा भी नहीं ले सकती। तो इतना एम्प्लॉय को हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे एम्प्लॉयर आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, हर चीज को ईमेल पर मेंशन करो, टाइम टू टाइम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। ये मैं भी अब फॉलो करूंगी कि सारी चीजें मैं मेल पर लिखा करूं। मुझे लगता है जब हम लोग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आता है, हम लोग यही रीजन है कि उसको पढ़ना भी नहीं जरूरी समझते। जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं बिना पढ़े, वो टचवुड आपको 10 में से 9 बार परेशान नहीं करेगा, लेकिन किसी बार एक बार अगर परेशान किया तो बहुत मोटा परेशान करता है। सैलरी स्ट्रक्चर जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो पीएफ सिर्फ एक बार वो काउंटेड दिखाता है, कंपनी वाला कंट्रीब्यूशन दिखाता है, और जो हमारा वाला होता है वो इंक्लूडेड ही होता है। और जो पैसे कट के आते हैं तो लगता है यार ये पैसे तो और कट गए। एम्प्लॉयज को सीटीसी और इन हैंड सैलरी के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। सीटीसी शुड बी इंटरनल। उन्होंने ये अब एम्प्लॉय को बताना स्टार्ट कर दिया कि हम तुम्हें हायर करेंगे 10 लाख सीटीसी पे। एम्प्लॉय शुड आस्क कि इसका मैं क्या करूंगा, ये आपका खर्चा है, नॉट माय इनकम। लेकिन जो नई वाली टैक्स रिजीम है उसमें तो सब कुछ खत्म है। तो वो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन तो क्योंकि लोगों में है नहीं ना, सरकार ने तो फोर्स करके आपको दिया है कि अब तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो मैं छूट दे दूंगा। थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप का वो रहेगा ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे जी। तब क्या वो सिनेरियो कैसा होने वाला है? काफ़ी स्कैरी होने वाला है। अच्छा लगा आपने एक क्वेश्चन पूछा। अगर ये न्यू टैक्स रेजिम की वजह से आप अब बिल्कुल भी कुछ सेव नहीं कर रहे हो तो अब आपका भगवान भी मालिक नहीं है, अब आप अपने भरोसे हो। प्रोसेस क्या होना चाहिए? कैसे पता करूं कि मैं किस चीज़ में साइड हसल कर सकती हूँ, कैसे क्लाइंट मिलेगा? और इतना वो सोच के ही थक जाते हैं, कहते हैं ठीक है नौकरी ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में खुश हूँ। तो सबसे पहले जो ये कूल बन गया है, कूल मेंटेलिटी, आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर देखेंगे, कब तक नौकरी करते रहोगे, बाहर निकलो, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मैं 9 to 5 नौकरी करता था और आज देखो मेरे पास कार है। अरे नहीं भाई, सब ये ऐसा नहीं है ना। क्या व्यू है आपका एंडोमेंट या फिर जो फिक्स प्लान है या गारंटी रिटर्न प्लान है? नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान बेचती है तो उसको प्लीज़ मना कर दो, चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। और सेम कहानी है यूलिप प्लान्स की, जो फिक्स इनकम प्लान्स नहीं होते। ये बहुत ही सैड स्टोरी है। 60 साल 80 साल के लोग जिन्होंने अपना रिटायरमेंट फंड जोड़ा था, 2-3 करोड़ रुपए जुड़ गए थे उनके पैसे 20 ईयर लॉक इन पीरियड वाली पॉलिसी में एजेंट्स ने लगवा रखे हैं। अब ये उनको कौन आएगा बताने कि आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको तो घर चलाना था, अब आपके पैसे ही गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललन टॉप की बैठकी में, एक नए एपिसोड में। मेरा नाम उपासना है और आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। यूट्यूब के धुरंधर कहूँगी मैं, कैसा क्यों कहूँगी, जब आप उनका नाम सुनेंगे तो आप खुद भी कहेंगे। चैनल का नाम है लेबर लॉ एडवाइजर्स। को फाउंडर्स हैं मनदीप गिल और ऋषभ जैन। ये दोनों इतने धड़ल्ले से कंटेंट बना रहे हैं जो हमारे 90% आबादी के काम के हैं। 10% वो है जो कंटेंट शायद देखना नहीं पसंद करती होगी, मे बी। लेकिन वो खासियत ये है कि वो कोई एक नीश या किसी एक सब्जेक्ट पर नहीं है। आपके हाथ में पैसे आए, उस पैसे का जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको ठगा जा सकता है, जहाँ जहाँ से धोखेधड़ी हो सकती है, वहाँ पर आप उनका वीडियो पाएंगे कि मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा। वो वीडियो आप इनके चैनल पे बना हुआ ज़रूर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ में मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा और मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना भूल जाएंगे, इसलिए बेहतर है मैं सीधे उनका रुख करती हूँ। ऋषभ बहुत बहुत स्वागत है आपका, मनदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले? क्योंकि मैं तो बहुत नर्वस हूँ। तो मैं बात करता हूँ। तो कहते हैं ना कि कुछ जगह आने के लिए आपके सपना होता है कि यार यहाँ पे ज़रूर जाना है एक बार। तो मेरा अगर वो कहेंगे तो ललन टॉप ऐसा एक सपना रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा कि मैं ललन टॉप ऑफिस में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सालों से आपके वीडियोस देखे हैं, कई सीरीज़ पूरी निपटाई है मैंने, जैसे कि तारीख मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ है। और जो आपकी लेखकी है, जो रिसर्च है, दिल को छू जाती है। और ऐसी कहानियाँ इस चैनल पर मिलती है जो बहुत रिसर्च करने के बाद भी आपको आसानी से इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया।
ये इनकी ये स्टूडियो आते हुए इन्होंने सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को दिया था और ये दोहरा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप जैसे दर्शक अप्रिशिएट करते हैं हमारे कंटेंट को और हम लोगों को ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलते रहती है। सो चैनल लेबर लॉ एडवाइज़र आप दोनों लोगों ने शुरू किया है 2017 से। जी। बहुत सारी वैरायटी है प्लेटफॉर्म पर। यूजुअली हम जब चैनल का नाम लेते हैं तो हम रेफर करते हैं कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बहुत वैरायटी मिल जाती है। क्या कोई रीज़न था कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इन सारी चीज़ों को रखेंगे, या फिर शुरू कर दिया कि देखते हैं अब जो आएगा आगे होगा, फिर देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर नीश चुनना है या नहीं चुनना है? जी, तो चैनल का नाम जैसे लेबर लॉ एडवाइज़र है, कई लोग इससे कंफ्यूज भी होते हैं कि शायद लेबर लॉज के बारे में ही चैनल होगा, और जो सत्य भी है। जब हमने 2017 में चैनल शुरू किया था तो इसी ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था कि हम लेबर लॉज रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। लेबर लॉ को अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो भी एक एम्प्लॉय की सैलरी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे वो उसकी सैलरी मैटर हो, चाहे उसका पीएफ हो, चाहे ईएसआई हो, ग्रेचुइटी हो, बोनस हो, कंपनी का नोटिस पीरियड हो, बॉन्ड पीरियड हो, देश के एम्प्लॉयज़ के लिए जो काम आते हैं वो मुद्दे लेबर लॉज में कवर होते हैं। और हमने पहले करीब 150 से 200 वीडियोस उसी टॉपिक में बनाए थे। और आप में से या कुछ दर्शक भी ये जानकर हैरान रहेंगे कि हम दोनों में से कोई भी लॉयर नहीं है, ना सीए है। मैं इंजीनियर हूँ, ही इज़ अ बीकॉम ग्रेजुएट, बट मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो लेबर लॉज में रहा, और उनकी इच्छा थी कि कोई ना कोई बच्चा आगे ये काम संभाले। तो 2017 में इसीलिए मैंने पढ़ने के साथ साथ वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन 2019 आते आते हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने लेबर लॉज में जितने वीडियोस बनाने थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को चाहिए, एक बेसिक नॉलेज हमने दे दी, और इसमें अपडेशन भी ऐसा नहीं होता रहता, स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि हर समय कुछ नए बदलाव आएंगे। तो उसके बाद हमने और कुछ मुद्दे जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जैसा आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बोला कि एक बार आपके पास पैसा आ गया तो उस पैसे का क्या करेंगे, तो हमने सोचा कि एम्प्लॉय अपने पैसे के साथ क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले ये लेबर लॉज हो गए, उसके बाद उसको टैक्स देना होता है तो टैक्सेशन से जुड़े हुए, फिर उसको निवेश करना होता है तो पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, और आजकल पैसा बहुत जल्दी से चला जाता है कुछ स्कैम्स की फॉर्म में, तो हमने ऐसे स्कैम अवेयरनेस वीडियोस भी बनाए। तो ये हम 4 मेन कैटेगरीज है जिसमें हम वीडियोस बनाते हैं। आपने बात की लेगेसी की कि फैमिली में बिजनेस होता था। मैं बहुत ब्रीफ में आप दोनों लोगों से पूछूंगी कि कैसे आप दोनों लोग अलग अलग थे या फिर कैसे कंबाइन हुए, कैसे एक जगह लेबर लॉ एडवाइज़र में आप दोनों लोग साथ में कैसे काम कर रहे हैं, वो पूरी जर्नी एक एक करके। मैं बताता हूँ जी। तो मैं भटका हुआ बच्चा था, एज अ यंगस्टर पता नहीं था कि करियर में क्या करना है। तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करके मैंने क्विट करी। मैं सबसे पहले मैंने सीए परस्यू किया, आईपीसीसी के दौरान मैंने उसको क्विट कर दिया। उसके बाद एमबीए की तैयारी करी, कैट के एग्ज़ाम्स वगैरह, उसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर मैंने बीच में एक सेल्स जॉब भी करी एंड सीए की प्रेपरेशन में मैं बहुत मोटा हो गया था, ओवरवेट हो गया था। तो 1-1.5 साल लगा मुझे, मैंने 32 kg अपना वेट लूज़ किया रिसर्च करके, घर पे ही छोटा सा डंबल वगैरह जिम बना के। एंड वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब तो अपन 6 पैक्स लेके फ्लॉन्ट कर रहे हैं। और मुझे एक स्टार्टअप के बारे में पता चला, क्रियो, QRIYO, इनका स्टार्टअप था वो, तब मुझे नहीं पता था। बट इतना पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू कि इनका ऑफिस तो बड़े ही पास में खुलने वाला है अपने घर के। तो एक दिन मैं चला गया, मैंने सोचा क्रियो एक ऐसा एप्लीकेशन था जहाँ पे आपके घर पे कोई ट्यूटर आ सकता है, आपको कुछ सीखना है, डांस, योगा या मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो वो टीचर आपके घर आके सिखाता है। तो मैंने सोचा इनकी ऐप पर क्यों ना मैं फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर बन जाऊँ। तो पहले दिन ऑफिस का को-फाउंडर मुझे दरवाजे पे मिल गया एंड ही सेड आई विल बी योर फर्स्ट क्लाइंट, मेरे घर आओ और मुझे पतला कर दो। तो मैंने इनके वज़न में 10 किलो का फ़र्क अचीव किया, इनको मोटा करके। मैं एकदम ऐसे इमेजिन कर रही थी, अच्छा स्विम ट्रिम हो गए होंगे फिर। क्योंकि हम रात को बहुत सारा खाने पीने जाने लगे, दोस्ती बढ़ गई। एंड उसी दोस्ती से फिर बाद में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एंड वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी में मुझे बहुत टाइम से इंटरेस्ट है, तो मैंने भी थोड़े बहुत वीडियोस बनाने का ट्राई किया हुआ था तब तक। एंड इनको भी लेबर लॉज के वीडियोस बनाने का आइडिया आ चुका था। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मेरे पास लेबर लॉज का कंटेंट है, यू कैन शूट, एडिट वीडियोस। तो हम दोनों साथ में मिलके 8-10 वीडियोस डालते हैं, नाम रख देते हैं लेबर लॉ एडवाइज़र। ऐसे ही सोचा था 1 सेकंड में। एंड वो वीडियोस डाल के हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। 6-8 महीने बाद जब उस पर व्यूज़ आए, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि लेबर लॉज की जानकारी की बहुत बड़ी कमी है इंडिया में। एंड वी वर द फर्स्ट चैनल पूरे इंडिया में जो लेबर लॉज को आसान भाषा में एम्प्लॉयज़ के लिए समझाता था कि आपका अगर पीएफ का पैसा अटका हुआ है तो कैसे निकालना है, पीएफ होता क्या है, पीएफ में आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, ईएसआई में आपको फ्री इलाज मिलता है। ऐसी जानकारी लोगों को नहीं थी। एंड सैडली हर इंसान की सैलरी से पीएफ का, ईएसआई का पैसा कट रहा है। अगर आपका पैसा कट रहा है और आपको ये नहीं पता कि इसका बेनिफिट कैसे अवेल करना है, तो ये बहुत बड़ा गैप है जो हमने सोचा कि हम फिल करेंगे। यस। आप ऋषभ? तो वही बात है कि
इसके कुछ इंटरेस्ट थे, मेरे कुछ इंटरेस्ट थे, और मैंने अपने लिंक्डइन बायो में लिख रखा है कि एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। मैं हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। कॉलेज मैंने आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने कंसल्टिंग करी 1 साल, उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्टार्टअप शुरू किया। उस स्टार्टअप कई स्टार्टअप्स की तरह उतना अच्छा नहीं चल रहा था, घर में पैसे नहीं आ रहे थे, तो अपना घर रोजी रोटी चलाने के लिए साथ में कुछ जो फैमिली बिजनेस था मेरा, लेबर लॉस, उसकी कंसल्टिंग मैंने छोटी मोटी शुरू की। और उसके लिए पढ़ना जब शुरू किया था तब मैंने सोचा कि जितना लेबर लॉ बोरिंग सुनने में है उससे 10 गुना ज़्यादा है पढ़ने में, स्पेशली बीइंग एन इंजीनियर। मैं यही पूछने वाली थी कि आप लोग को बोरियत नहीं लगी लॉ पढ़ने में, क्लॉजेस पढ़ने में? कैसे आप लोगों ने उसको इतना सिंप्लीफाई करने से पहले खुद के लिए सिंप्लीफाई करना होता है? इनफैक्ट ये बात मैं कल सोच रहा था, क्योंकि इन्होंने कल भी सेम बात बोली थी कि इनको पढ़ना पड़ रहा था, सो ही थॉट कि वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कहा मैं कितना लकी हूँ इस मामले में, मैं सारा लेबर लॉ सीख गया इनके एडिट बोले हुए वीडियोस को एडिट करके। एक एडिटर एक वीडियो को एडिट के दौरान ही 4-5 बार सुन लेता है, तो मेरा तो पढ़ाई वहीं से ही होगी। इन्होंने मेहनत करी है लेबर लॉज को पढ़ने की। देखो इंजीनियर को है ना, वो नहीं समझ आते क्लॉजेस वगैरह, उसको ये समझ आता है चार्ट फ्लो डायग्राम कि अच्छा कटा तो यहाँ गया ये 2 बेनिफिट है। तो मैं तो उसको फ्लो डायग्राम की तरह 10 पेज पढ़ता था, मतलब ये तो यार 3 मिनट में समझा जा सकता है। 10 पेज पढ़ के तो वो तो भाषा ऐसी है, तो अपन को ना लीगल भाषा आती थी ना हम उस भाषा में बोलते थे। तो हम तो बीइंग एन इंजीनियर में काफी एम्प्लॉइज जो आईटी वगैरह में काम करते हैं सब इंजीनियर्स ही होते हैं, तो उनकी भाषा में मैं बताता था, और शायद उन्हें यही बात पसंद आ गई कि ये लॉयर नहीं है, ये बंदा अपने जैसा ही कोई है और अपने तरीके से बता रहा है कि यार ये ऐसे ये बटन दबाओ ये होगा। बट बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा है, करके बता रहा है कि जो शायद मुझे लगता है जब हम लोग के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आता है, हम लोग यही रीजन है कि उसको पढ़ना भी नहीं जरूरी समझते कि पलट के देखूं कि लिखा क्या है उसमें, जरूर कुछ नियम कानून वाली चीज होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरी भी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे ऐसे ही कुछ एक डॉक्यूमेंट दिया गया था कि उपासना इस पे साइन करके भिजवा दीजिएगा। लेकिन मैंने जहमत नहीं उठाई कि देखूं कि अंदर क्या क्या लिखा है। कोई भी नहीं पढ़ता है, और वो तभी पढ़ते हैं जब हमने बीच में काफी लंबे समय तक एक अपनी नॉन प्रॉफिट कंसल्टिंग भी चलाई, क्योंकि इस देश में एम्प्लॉयर्स के लिए तो बहुत सारे लॉयर्स हैं काम करने के लिए, बहुत सारे फर्म्स है, कंपनीज है जो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बनाती है, उनके एम्प्लॉयज के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू भी करती है। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसको नोटिस भी भेजेगी, उसके बॉन्ड का भी सारा कोर्ट में मैटर लड़ेगी। लेकिन एक एम्प्लॉय को न समय है ना उसका जितना पैसा है कि वो इन सब मैटर्स में लड़ सकता है। तो हमने ये कोशिश करी कि एम्प्लॉय की तरफ से हम लड़ सकें, और तभी उन सिग्नेचर की अहमियत समझ आती है। जब आपका स्मूथ चला, आपने कंपनी छोड़ दी, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक कंपनी जब आपको लीगल नोटिस भेजेगी कि आप ये छोड़ के जा रहे हो लेकिन मुझे 3.5 लाख रुपए का बॉन्ड है, वो पैसा मुझे दो, तो एक एम्प्लॉय के लिए वो 3.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोर्ट में जाएगा तो जीत सकेगा, लेकिन कोर्ट में जाने का भी बहुत पैसा और समय लगता है। तो कई एम्प्लॉय जाते नहीं हैं और डर के ये पैसा दे देते हैं। तो जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं बिना पढ़े, वो टचवुड आपको 10 में से 9 बार परेशान नहीं करेगा, लेकिन एक बार अगर परेशान किया तो बहुत मोटा परेशान करता है। तो इसी पर बात करते हैं। जब पहली नौकरी आती है, यूजुअली बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं पता होता है कि हम क्या साइन करने जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा सेट स्टैंडर्ड होता है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है, या फिर उसके बारे में हमें वो चीज़ देखनी ही चाहिए? कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के जब हम जॉब ऑफर साइन कर रहे होते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में आप 2-3 चीज़ें स्पेशली ध्यान रखिए। सबसे पहले एक क्लॉज होगा आपका नोटिस पीरियड से रिलेटेड। नोटिस पीरियड वो पीरियड होता है जो आप अगर कंपनी को छोड़ रहे हैं तो छोड़ते समय कंपनी बोलेगी कि आप छोड़ने से पहले 2 या 3 महीने पहले हमें नोटिस दीजिए और उसके बाद ही कंपनी छोड़िए, ताकि कंपनी को भी नुकसान ना हो, विच इज़ अ फेयर थिंग अगर आपका उस तरह का क्रिटिकल जॉब है तो। लेकिन उसका फायदा कई बार कंपनीज उठा लेती है। कंपनीज ये बोलती है कि हम अगर आपको फायर करना चाहेंगे तो आप कल से मत आना, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहोगे तो 2 महीने आपको देने पड़ेंगे हमें। ये गलत बात है। भारतीय कानून ये कहता है कि अगर एक रूल आपके लिए अप्लाई होता है तो रिवर्स वाला रूल मेरे लिए भी अप्लाई होगा। ये दोनों हाथ से ताली बजने वाली बात है। तो अगर आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ रहा है कंपनी को, तो अगर कंपनी आपको जाने के लिए बोलती है तो उसे भी 2 महीने का पैसा आपको देना होगा। ये बात ध्यान रखें कितने लंबे नोटिस पीरियड का आप साइन कर रहे हैं। दूसरी चीज जो अक्सर कंपनी आपको डराने के लिए करती है वो कहता है बॉन्ड, कि अगर आपने हमारी नौकरी छोड़ी 1 साल से पहले तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए का हमें बॉन्ड भर के देना होगा, बॉन्ड का पैसा देना होगा। इसके बारे में मैं यूजर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कोई भी कंपनी आपसे बॉन्ड का 1 पैसा भी नहीं ले सकती अगर उन्होंने आपको उतने अमाउंट का ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो अक्सर कंपनीज ये होती है कि यार आज आपने ज्वाइन किया, कल से आप काम करना शुरू कर रहे हो, आप सेल्स जॉब में, आप कॉलिंग करना कल से शुरू कर रहे हो। कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है जिससे आपकी स्किल में वृद्धि हो। अगर कंपनी ने आप पे कोई निवेश नहीं किया है
तो आप जब जॉब छोड़ के जाएंगे तो आपसे एक पैसा भी नहीं चार्ज कर सकती, भले ही उन्होंने 10 लाख रुपए लिख दिए हो कि 10 लाख रुपए आपको बॉन्ड में देने होंगे। इस क्लॉज का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। तो आप साइन करिए, क्योंकि हमारे भारत में नौकरियों की थोड़ी कमी है। आप साइन नहीं करेंगे तो दूसरा एम्प्लॉय ले जाएगा। आप जरूर साइन करिए, लेकिन इन क्लॉजेस के बारे में अवेयर रहिए कि सिर्फ सिग्नेचर कर देने से उसको कानून की मोहर मिल गई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में कई लोग आ चुके हैं, ढूंढ के एड्रेस गूगल पे ढूंढ के आ जाते हैं एंड काफ़ी डरे हुए होते हैं। और मैं इमेजिन नहीं कर पाता मैं इनकी जगह होता और अगर मुझे ये जानकारी नहीं होती तो क्या होता। किसी भी एम्प्लॉय के पास सेविंग्स में 10 लाख रुपए फालतू के नहीं पड़े हैं, तो अगर कंपनी उसको बोलती है कि 10 लाख दो तो उसकी तो बिल्कुल ही हालत पतली हो जाती है। एक हस्बैंड वाइफ आए थे, मुझे आज भी याद है, 2-3 साल पुराना मैटर है। तो जब तक मैंने उनको 5 बार ये नहीं बोला ना कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेल जा रहे हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बस वो आपको डरा रहे हैं, तब तक उनको जान में जान नहीं आई थी। और नोटिस पीरियड में कई केसेस ऐसे आते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है उसको सीरियस सिचुएशन होती है, उसको इमीडिएटली जॉब छोड़नी है, लेकिन कंपनीज वही हुक एंड क्रोक अपना के कि डरा के धमका के हम नोटिस भेज देंगे या फिर रिलीव नहीं करेंगे, हम वो आपको पैसा नहीं देंगे। मतलब वहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे कैसे आप बच सकते हैं, या फिर क्या इनिशियली कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप होते हैं जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही देख करके बोल दें कि ये चीज़ मॉडिफाई कर दो, इस पे मैं साइन नहीं करूँगा, तो क्या वो बॉल हमारे हाथ में होती है? देखिए, बॉल हमारे हाथ में होती है, बट जैसा मैंने बोला कि भारत में अगर आप नहीं नौकरी लोगे तो देयर विल बी 10 मोर पीपल जो सिग्नेचर करके नौकरी लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप उसमें सिग्नेचर कर दीजिए। हर एक एम्प्लॉय को एक बात जाननी चाहिए कि लीगल नोटिस इज नॉट कोर्ट में केस के बराबर नहीं है। लीगल नोटिस भेजने के लिए कंपनी को कुछ नहीं लगता। उन्होंने एक लॉयर हायर कर रखा है जो शायद उनका फुल टाइम भी है, या हो सकता है उसको कंसल्टिंग में रख रखा है, वो धड़ल्ले से लीगल नोटिस भेजता रहता है। तो लीगल नोटिस पे आपको डरना नहीं है। लीगल नोटिस का आप पर्सनली भी रिप्लाई करके भेज दीजिए। मैक्सिमम कंपनीज, 10 में से 9 कंपनीज लीगल नोटिस के आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो 2-3 लाख रुपए के लिए आप पे कोर्ट में केस करेगी तो वो तो एक अच्छा वकील भी हायर करेगी, कोर्ट में भी जाएगी, समय भी लगेगा। हो सकता है उस मैटर को सॉल्व होते होते उनको 5 लाख रुपए लग जाए और उनको तो एक पैसा भी नहीं मिलने वाला कोर्ट में। तो अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है और आपको पता है कि आप कहीं फॉल्ट पे नहीं है, तो आप उस लीगल नोटिस का सिंपली रिप्लाई करिए और आगे बढ़िए। और जहां तक बात हुई आपने नोटिस पीरियड का बोला कि 2 महीने का नोटिस पीरियड एक एम्प्लॉय को इमीडिएटली छोड़ना है, तो मैंने वो बोला ताली दोनों हाथ से बजती है। उस केस में क्या करना है, अगर कंपनी आपको इमीडिएटली छोड़ने के लिए बोल रही है तो आपको 2 महीने का पैसा देके वो जाने के लिए बोल सकती है कि ये लीजिए आपका 2 महीने का पैसा, क्योंकि आपको 2 महीने का नोटिस देना था, हमने आपको 2 महीने की नोटिस की लियो में पैसा दे दिया, अब आप जाइए। सेम वे मैक्सिमम जो कॉम्पनसेशन कंपनी आपसे डिमांड कर सकती है वो है 2 महीने का पैसा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड है तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 महीने की सैलरी कंपनी को देनी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मोस्ट लाइकली नहीं देनी पड़ती है। अच्छे जो लोग हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ के पास आप काम कर रहे हो। मैंने मेरी सेल्स जॉब छोड़ी थी बहुत ही परेशान सा होके, एंड मेरी टीम लीड ने बोला था तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट के जो 15 दिन, मतलब इस महीने के जो 15 दिन मैंने काम कर लिया था उसकी सैलरी नहीं मिली थी, पर मुझसे उन्होंने कुछ मांगा नहीं। तो एम्प्लॉयर्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, बट अगर बिल्कुल ही खड़ूस हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो इन्होंने। वर्स्ट केस भी इतना बुरा नहीं है। तो मतलब अगर ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो में लेट अस अज्यूम कोई फंस गया है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि उसको घबराना नहीं चाहिए। देखिए, भारत के कानून में सभी को स्वतंत्रता है कि अपने लिए अपना जॉब ढूंढेगा। कई सारे ऐसे नॉन कम्पीट क्लॉज डाल दिए जाते हैं कि अगर आप हमारी AIT कंपनी में हो तो आप अगले 6 महीने तक किसी भी IT कंपनी में काम नहीं कर सकोगे, तो कहाँ काम करेगा वो। तो कानून में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई सारी, अगर आप चीजें तो कुछ भी लिख के लोगों से साइन करवा सकते हो और उस समय कंपनी का प्रेशर रहता है तो बंदा साइन भी कर देगा, लेकिन आपने जिस भी चीज पर साइन किया है वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करेगी या नहीं, ये कोई जरूरी बात नहीं है। एक्चुअली इस पे एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक पार्टी के फेवर में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है तो वो कोर्ट में इनवैलिड हो जाएगा। और ये कैसे डिसाइड होता है? फॉर एग्जांपल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो पर मैं सैलरी नहीं दूंगा, और आपने साइन कर दिया, इट डजंट मीन कि अब आपको सैलरी मैं दे ही नहीं पाऊंगा। आप कोर्ट में जाके लड़ोगे तो मुझे आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, भले ही आपने ही उस पर साइन किया है कि हाँ आप मत देना, क्योंकि वन साइडेड हो गया ना। तो ऐसे कई बार कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते, और आपने चलो नादानी में साइन कर दिया, इट डजंट मीन कि वो कोर्ट में स्टैंड करेगा। जैसे नॉन कम्पीट की बात कर ली, नॉन कम्पीट हर कंपनी, हर मैक्सिमम IT कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालती है कि आप हमारी कंपनी छोड़ने के बाद इन कंपनीज में काम नहीं कर सकते। ये कोर्ट में कभी भी स्टैंड नहीं करता। हाँ, बहुत स्पेसिफिक क्लॉज हो कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी X कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, आप दूसरी कंपनी जो भी X कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है उस कंपनी के उस डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं करेंगे, ये एक वैलिड चीज है।
क्योंकि आप यहाँ की नो हाउ सारी के सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर क्लॉज डाला गया है नॉन कम्पीट में कि आप किसी भी आईटी कंपनी के साथ 6 महीने काम नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल ही गलत क्लॉज है। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसमें लोग फंसते हैं जॉब छोड़ने के बाद, उनको जब नोटिस आता है ना, तो अगर मान लो बॉन्ड वाली बात नहीं है, किसी और तरीके से धमकाना है, तो कंपनी आपको बोलती है कि आपने ना हमने जो आपको फ़ोन दिया था, जो लैपटॉप दिया था, वो आपने जमा नहीं करवाया है, या उसका जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपने इधर उधर किया है उसको, या किसी और को लीक किया है। तो इतना एम्प्लॉय को हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे एम्प्लॉयर आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, हर चीज़ को ईमेल पर मेंशन करो, टाइम टू टाइम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, ताकि आप एक रिकॉर्ड दिखा सको, देखो इस तारीख को इतने बजे आपको फ़ोन हैंड ओवर किया, उससे पहले मैंने मेरे टीम लीड को फ़ोन चेक करवाया, उसने पूरा ऐसे किया, उसको थ्रेड में टैग करो, उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए एक्नॉलेज, ताकि वो बाद में क्वेश्चन ही ना कर पाएँ कि आपने उनका डेटा कहीं मिसयूज़ किया। मतलब जो जिस ईमेल से हम लोग बहुत घबराते हैं, क्या यार हर चीज़ मेल पर होते रहती है, वही एक्चुअली में बाद में हमारी लाइफ सेविंग हो सकती है, हमारी जो मेहनत की कमाई है वो ऐसे फालतू की चीज़ों में जाया होने से पहले बचा सकती है। इसलिए मैं भी अब फॉलो करूँगी कि सारी चीज़ें मैं मेल पर लिखा तो करूँ। उस ईमेल में आप ये जरूर करिए कि अपनी कंपनी के साथ अपने पर्सनल मेल को भी टैग करिए, स्पेशली आप ये बोलते हुए, क्योंकि बाद में आपका मेन कंपनी का ईमेल बंद हो जाएगा, तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा। तो आप ये जब अपना लैपटॉप सबमिट कर रहे हो और बोल रहे हैं कि मेरे पास अब कंपनी की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी सोर्स कोड नहीं है, तो कंपनी को डालिए। एक जो सबसे ब्रह्मास्त्र कंपनी के पास होता है वो होता है बॉन्ड के केस में चेक बाउंस का केस, क्योंकि ये सारे जो मैटर है ना, ये सारे के सारे मैटर सिविल मैटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही मैटर बनता है क्रिमिनल मैटर, वो होता है चेक बाउंस का। तो कंपनी क्या करती है, अक्सर आपने देखा होगा कंपनी में जॉब करते समय आपको एक ब्लैंक चेक मांगा जाता है एज अ सिक्योरिटी, वो भी सिग्नेचर के साथ। ये आपको, अगर एक चीज मैं बोलूंगा कि ये नहीं करना है, तो ये आपको ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आ गए। अगर वो कैंसल्ड है तो भी, कैंसल्ड है तो चलेगा, कैंसल्ड वो मांगेंगे ही नहीं, वो आपसे बोलेंगे कि एक ब्लैंक चेक सिग्नेचर वाला दीजिए। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कैंसल चेक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लैंक चेक विद सिग्नेचर दिया तो कंपनी क्या करती है, आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट है, अगर आपने नहीं भी पे किया तो सिविल में मैटर चलता रहेगा, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा मैटर सालों तक। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर है तो कंपनी ने क्या किया, उस पर 5 लाख अमाउंट भरा, बैंक में सबमिट करवाया, चेक बाउंस हो गया, अब आपके ऊपर क्रिमिनल मैटर बन जाएगा और इसको आप लड़ते रहेंगे और इसमें आपको बहुत परेशानी होगी। लड़ने के लिए भी एक अमाउंट है, मैं नंबर परसेंटेज भूल रहा हूँ, 20% या 40%, उस अमाउंट का पहले आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है कोर्ट में, उसके बाद आप मैटर लड़ सकते हो, अदरवाइज आप मैटर भी नहीं लड़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे सभी एम्प्लॉइज को मतलब जैसे ही वो केस क्रिमिनल बना फिर हमारे मुश्किल बढ़ जाएगी, इसलिए बेटर है कि जब इनिशियली कभी भी ब्लैंक चेक मत दीजिए, कोई भी वेरिफिकेशन में आप ब्लैंक चेक मत दीजिए। अगर वर्स्ट केस देना भी पड़ रहा है, इमीडिएटली कंपनी को एक मेल करिए कि मैंने चेक नंबर सो एंड सो आपको दिया है, ये चेक मैंने केवल बैंक वेरिफिकेशन के लिए दिया है, मेरा और आपका कोई भी लेन देन नहीं है जो इस चेक के माध्यम से आप हमें दे पाएंगे। ये आपका लिखा हुआ ईमेल बाद में कोर्ट में आपको बहुत काम आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट भी इनिशियली ही एश्योर करना चाहती है कि इकोसिस्टम ही ऐसा हो जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयर हो। ऐसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए हुए ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो हमको अवेयर, जिसके बारे में हम अवेयर हों तो हम अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को संभाल पाएंगे? मैं आपको 4 से 5 चीजें बता देता हूँ, सभी एम्प्लॉयज को ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहला होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। मैक्सिमम कंपनी में देश में करोड़ों लोग जिनका ईपीएफ हर महीने कटता है। इसकी गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक एम्प्लॉय है उसका सेविंग्स भी होती रहे, उसको पेंशन भी मिलते रहे, उसका इलाज भी प्रॉपर हो, कंपनी छोड़कर जाए तो उसको ग्रेच्युटी भी अच्छी मिले, मोटा पैसा मिले, प्लस हर साल उसको कुछ बोनस भी मिले। पहले ये सब एम्प्लॉयर के भरोसे था, एम्प्लॉयर चाहे तो दे नहीं तो ना दे। अब जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ा, जैसे जैसे कंपनीज मोर कैश ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड बनती चली गई, तो ये चीजें पीछे चली गई। तो गवर्नमेंट उसी के साथ साथ कानून बनाती गई कि यार ये तो मैंडेटरी आपको करना ही करना है। तो पीएफ एक्ट ये कहता है कि आपकी सैलरी में से हर महीने एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 12%, वो आपका जमा होगा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। और ना सिर्फ आपका जमा होगा, आपका एम्प्लॉयर सेम अमाउंट मैच करेगा और ये अमाउंट बाइफरकेट होकर 2 अकाउंट्स में जाता है। एक जो आपकी सेविंग्स बनती जाती है जिसपे बहुत अच्छा ब्याज मिलता है, 100% सेफ है, हर साल 8 से 9% मिलता है और वो भी टैक्स फ्री। और दूसरा इसमें पेंशन भी आपकी, जब अगर आप 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप जब रिटायर होंगे तो पीएफ के थ्रू आपकी पेंशन भी आएगी, नंबर 1। नंबर 2 होता है ईएसआई। ये उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जिनकी सैलरी 21,000 से नीचे है। आप इसको एक इंश्योरेंस अमाउंट समझ सकते हैं, बहुत छोटा हिस्सा जाता है सैलरी का, 0.75%, बाकी 3.25% एम्प्लॉयर एडिशनली देता है। और देश भर में बहुत सारे ईएसआई हॉस्पिटल और ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं
जहाँ कंप्लीटली आपको फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाइयाँ मिलती है, सर्जरी से लेके सभी कुछ वहाँ पे हो सकता है, जैसे ही आपकी 6 महीने से ज़्यादा की जॉब हो जाती है तो। और ना सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का भी इलाज वहाँ पे फ्री में होगा। कोई अमाउंट की कैपिंग होती है? कोई अमाउंट की कैपिंग नहीं है, कोई अमाउंट की इसमें कैपिंग नहीं है। तो ईएसआई का लेकिन लोगों को लाभ लेना नहीं आता। इनफैक्ट ईएसआई का एक फीचर है, अगर आप बीमार हो गए और कंपनी में आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हो तो आपकी सैलरी उस पीरियड के लिए ईएसआई डिपार्टमेंट आपको देगा। तो ये फीचर तो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इसके लिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आपको पहले एक फॉर्म ईएसआई डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है कि मैं आज से छुट्टी पर हूँ, विथ डॉक्टर का प्रूफ कि देखिए मैं बीमार हूँ। और जब वापस से आपका फ्रैक्चर हो गया, फिर जब से आप वापस कंपनी ज्वाइन करेंगे उस दिन एक और चिट्ठी देनी होगी, और उस पीरियड की जो आपकी सैलरी है वो आपके एम्प्लॉयर को देने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर नहीं भी देता, आप छुट्टी पर क्यों देगा, लेकिन वो सैलरी आपको ईएसआई के माध्यम से मिल जाएगी। तीसरी चीज ग्रेचुइटी। जब भी आप किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज्यादा काम करते हैं और उसके बाद वो कंपनी छोड़कर जाते हैं तो एक लमसम पैसा, बड़ा पैसा आपको कंपनी देती है। ये पहले पुराने जमाने में तो ग्रेचुइटी मतलब आभार के फॉर्म में दे दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने उसके भी नियम कानून बना दिए कि हर साल जो आपकी आखिरी सैलरी है उसका आपने से 5 साल काम किया तो आपकी आधे महीने की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आपको लमसम के फॉर्म में, ग्रेचुइटी की फॉर्म में मिलेगी, और ये भी टैक्स फ्री है। एंड लास्ट चीज आती है बोनस। हम दिवाली पे हर बार बोनस एक्सपेक्ट करते हैं और कंपनीज देती भी है, राइट? बट ये ऐसा नहीं कि वो अपने दिल से दे रही है, सरकार ने कानून बना रखा है कि हर साल आपकी सैलरी का इतना परसेंटेज हिस्सा आपको बोनस की फॉर्म में देना होगा। वो भी कब देना होगा? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में खत्म होता है, उसके 9 महीने खत्म होते हैं नवंबर में। इसीलिए आप देखेंगे कि दिवाली के आसपास बोनस दिया जाता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, सरकार ने बोला हुआ है। तो ये 4 कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एज एन एम्प्लॉय, जो सरकार ने राइट दे रखे हैं, बट सैडली काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। एंड क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसका लाभ उठाते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब होता भी है, इसीलिए अगर आप कभी ग्राउंड पे जाके इन्वेस्टिगेट भी करोगे तो आई वुड से जो सर्विसेज होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम ही मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ईएसआई हॉस्पिटल हम जाकर चेक करके आए थे, बहुत अच्छा बिल्डिंग वगैरह है, बट अगर लोग ही वहाँ इलाज करने नहीं जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ बैठ के क्या करेगा? तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है कि आप अपना हक अगर मांगने जाओगे तो सर्विसेज ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जाएंगे। तो ये सब ऑन पेपर उनको मिलता है, बट अगर उनको पता ही नहीं है तो उनके लिए कोई बैठा नहीं रहेगा वहाँ पे सर्विस देने के लिए। ये मोटा मोटी रूल्स हैं जो हम लोगों को बहुत एक स्ट्रॉन्ग वेपन दे सकते हैं अगेंस्ट आवर कंपनी, अगर इनकी सिचुएशन वाइस वर्सा होती है। तो मैटरनिटी जो हम लोगों के राइट्स होते हैं वुमेन को दिए गए हैं, उससे रिलेटेड भी केसेस आते हैं कि लीव लेके गए। फिर कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि कंपनीज कोई ना कोई तरीका अपना के कोशिश करती हैं कि उस एम्प्लॉय को शायद टर्मिनेट ही कर दें, क्योंकि उनके लिए वो फालतू का एसेट काउंट होने लग जाती हैं। उस सिचुएशन में इस तरह के कोई ऑपोजिट केसेस आए हों जहाँ पर आपको लगा हो कि गलत हो रहा है, या फिर यूजुअली इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो लीव पर जाने से पहले कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो करके जाने चाहिए? तो देखिए, मैटरनिटी का कानून है, पिछले कुछ साल में से बड़ा बदलाव आया था, उसके बाद से ये सब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। गवर्नमेंट ने बोला कि अब अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव लेती है तो उसको 26 हफ्ते की पेमेंट कंपनी की तरफ से दी जाएगा, 26 वीक्स, और ये कंपनी के लिए एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसमें मैं एक बात बताता हूँ, ये एम्प्लॉयर के बेनिफिट की बात बताता हूँ आपको। अगर आपका एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 से नीचे है और वो ईएसआई में कवर्ड है, तो ये 26 हफ्ते की जो पेमेंट है, उसको जो सैलरी देनी है, ये आपको नहीं देनी है, ये पूरा के पूरा ईएसआई डिपार्टमेंट देगा, बशर्ते अगेन उसकी 6 महीने से ज़्यादा की ईएसआई पहले से जमा हो चुकी है ना। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपने एम्प्लॉय को, स्पेशली जो फैक्ट्री या इस तरह के सेटअप में काम कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय का ईएसआई नहीं कटवाते हैं, और उसके कारण जब ये मैटरनिटी का पैसा आता है वो ऑफ रोल चलते हैं और उन्हें बाद में निकाल दिया जाता है। तो 21,000 से नीचे की जो मैटरनिटी लीव देनी है पूरा के पूरा, उसका सरकार ने ध्यान रखा हुआ है कि अगर आप उन्हें ईएसआई में कवर करेंगे तो हम उसका पैसा दे देंगे। उसके ऊपर ये जब से 26 वीक्स का कानून आया है तब थोड़ा सा एक स्ट्रगल है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली बिग कॉर्पोरेट में एमएनसी लेवल पर अब काफ़ी सुधार आया है और बिल्कुल छुट्टियां मिलती है, और इवन जो महिलाएं हैं वो अब काफ़ी प्रोफेशनल हो गई। पहले ऐसा होता था कि वो लीव एक्सटेंड हो जाती थी या 26 वीक का पैसा लिया और उसके बाद उन्होंने वापस ज्वाइन नहीं किया, तो ये कंपनी को बड़ा एक रेड फ्लैग था। लेकिन जैसे जैसे ये केसेस कम होंगे तो कंपनी भी उनको रिटेन करने के लिए, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय मिलना एक बहुत मुश्किल बात है, तो कंपनी भी रिटेन रखने के लिए जो सरकारी नियम है उनका पालन करे। मतलब जितना हमारे लिए नया कंपनीज के लिए भी उतना नया है, वो भी अडॉप्ट कर रही हैं। अगर उनको ऐसा रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है कि जितना असाइन किया गया उस वीक के बाद एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी शायद अप्रिशिएट करेंगी धीरे धीरे आगे जाके। दूसरा एक कॉलम आता है पीएफ का।
मैंने इवन जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे साथ भी हुआ था और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सैलरी स्ट्रक्चर जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो पीएफ सिर्फ एक बार वो काउंटेड दिखाता है कि एक बार जो एक हिस्सा है वो पीएफ का हमारा कंट्रीब्यूशन वो दिखाता है, कंपनी वाला कंट्रीब्यूशन दिखाता है, और जो हमारा वाला होता है वो इंक्लूडेड ही होता है। और जो पैसे कट के आते हैं तो लगता है यार ये पैसे तो और कट गए, ये तो हमें नहीं बताया था। ये थोड़ा सा इसके लिए ना एम्प्लॉयज़ को सीटीसी और इन हैंड सैलरी के बीच का फ़र्क समझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए, मैं कानूनी भाषा में बोलूं कि यार सीटीसी वर्ड का तो जितना मिसयूज किया गया है ना, मुझे नहीं लगता सैलरी से रिलेटेड किसी और चीज का मिसयूज किया गया है। भारत में 50 कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा होंगे, 50 लेबर कानून है, श्रम कानून है। किसी भी कानून के उन हजारों पन्नों में कहीं भी एक बार भी सीटीसी शब्द का जिक्र नहीं है। तो सीटीसी इज नॉट अ लीगल टर्म। ये कंपनी का बना हुआ एक टर्म है। वो चाहती है कि हर एम्प्लॉय पर कितना खर्चा कर रही है उसकी जानकारी ले सके। इसके लिए उन्होंने ये फिक्टिशियस टर्म बनाया। एक्चुअली सीटीसी शुड बी इंटरनल। कंपनी मैनेजर्स, सीईओ अपने अकाउंटेंट के साथ, सीएफओ के साथ बैठ के देख सकता है अच्छा एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हो रहा है। उन्होंने ये अब एम्प्लॉय को बताना स्टार्ट कर दिया कि हम तुम्हें हायर करेंगे 10 लाख सीटीसी पे। एम्प्लॉय शुड आस्क कि इसका मैं क्या करूंगा, ये आपका खर्चा है, नॉट माई इनकम। दोनों में फर्क होता है। ये वाला बस एटीट्यूड आ जाए फिर तो मजे की बात देखिए ना कि देखिए कुछ ऑब्वियस चीज है, जैसे आपका पीएफ है। पीएफ इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग जो सीटीसी में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्चुअली वो पैसा दे रही है। तो पीएफ हो गया, आपका ईएसआई हो गया, आपका से बोनस भी हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें कंपनी और बहुत सारी चीजें जोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल उसमें ग्रेचुइटी भी जोड़ देती है। मैंने देखा है कई कंपनीज में हर महीने ग्रेचुइटी का पैसा कटता है और फिर बाद में एक साथ दे दिया जाता है। ये कौन सा कानून हुआ? ऐसा तो कुछ भी सिस्टम नहीं है। इवन कंपनी चाहे तो, ये आपने हमारे ऊपर बड़े एसी लगा रखा है, लाइट लगा रखी है, कंपनी चाहे तो इसका भी बिल सीटीसी में जोड़ दे। वो तो क्योंकि ये कोई लीगल टर्म तो है नहीं। तो सीटीसी की कोई कानूनी वैधता नहीं है। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करें तो पूछिए कि भैया मुझे सीटीसी से कोई लेना देना नहीं, आप मेरी ग्रॉस सैलरी बताइए। ग्रॉस के ऊपर गणित हुआ कि सीटीसी बनता है, और ग्रॉस में भी कुछ पैसा कट के, जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पीएफ का पैसा कटता है, तो पैसा कटने के बाद बढ़ता है इन हैंड। तो जो दो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ग्रॉस और इन हैंड, और उसके ऊपर जो सीटीसी आता है ना वो एक मोह माया है। सीटीसी पे आपको कुछ भी, वो तो टोटल पे दिखा देते हैं कि पहले इतना था, मैंने इतना दिया, अब तुमको इतने % का हाइक मिल रहा है। और जब वो इन हैंड आता है तो सोचते हैं भाई क्या सपने देखे थे, क्या मिल रहा है। स्टारबक्स की कॉफी भी नहीं आ रही एक्स्ट्रा में तो। बिल्कुल। एंड अवेयरनेस तो इतनी कम है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा पीएफ मत काटो आप, हमें नहीं कटवाना। तो उनको ये नहीं पता कि वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखोगे, कहीं ना कहीं पार्टी में उड़ जाएगा। सेविंग्स अकाउंट में 3.5% ब्याज मिलता है, और उड़ा दिया तो पूरा ही चला गया। पीएफ जो आपका जमा हो रहा है उस पर 8% के अराउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो टैक्स फ्री है। और कुछ अगर आप कंटिन्यूसली 5 साल की आई थिंक सर्विस कर रहे हो तो उसके बाद आप पार्शली निकाल भी सकते हो। और वैसे भी आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट तो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हो, तो सरकारी स्कीम में आपको टैक्स फ्री 8% मिल रहा है। इट्स इक्विवेलेंट टू 10.5-11% ऑफ म्यूचुअल फंड टैक्सेबल। और कई लोगों की शिकायतें ऐसे भी आती हैं कि सैलरी मिल रही है इन हैंड लेकिन कोई सैलरी स्लिप नहीं मिल रहा है, ना पीएफ का पैसा कट रहा है, इवन दो वो चाहते हैं तो भी। मतलब ऑर्गेनाइज्ड होके भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का काम है। और अगर वो बोलने जाते हैं तो एम्प्लॉय कहता है नहीं मैं बस सैलरी 50,000 रुपये दे दिया, क्रेडिट हो गया, काम खत्म, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस केस में कैसे डील करना चाहिए? तो देखिए, जो छोटी कंपनीज है जिसमें 10 या उससे कम एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए कई सारे कानून अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल उनके लिए ईएसआई, उनके लिए पीएफ अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करो और आपको सीधा 50,000 रुपये दिया जा रहा है तो दैट इज़ फाइन। बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है, स्पेशली 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो इनमें से कई सारे कानून लग जाते हैं। तो अगर आपको ये शिकायत है तो आप एक एनोनिमस कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे पीएफ का एक ग्रीवेंस पोर्टल है, वहाँ पर एक आप एनोनिमस कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मेरी कंपनी में इवन तो 10 से 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं लेकिन हमारे यहाँ पे पीएफ वगैरह नहीं कट रहा है। तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। और पिछले मेरे ख्याल में 2017 के बाद सिचुएशंस काफ़ी बदली है, क्योंकि मैक्सिमम जो अब ट्रांसफर होने लगा है एम्प्लॉय के पास पैसा, वो अब ऑनलाइन या चेक के माध्यम से होने लगा है, और वो अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट में दिख जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें आप वो नहीं कर सकते। और आप इनफैक्ट नंबर्स भी देखेंगे कि हर महीने पीएफ में जो एनरोल्ड एम्प्लॉय हैं वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, बट धीरे धीरे जो रेगुलराइज हो रही है चीज़ें, धीरे धीरे जो आप समझ लीजिए, जो आपने बोला कि यार कैश में सैलरी दे दी, और ये चीज़ें जैसे जैसे रेगुलराइज होके पीएफ में आएगी तो वो नंबर आपको वृद्धि होते हुए दिख रहा है। मतलब नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, बस जो लोग ऑफ पेपर हैं वो ऑन पेपर आ रहे हैं। बिल्कुल। आप मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। आप देखिए, मेरे पास तो सारा डेटा नहीं, क्योंकि काफी समय से मतलब हो सकता है दोनों सिनेरियो हो कि नौकरियां भी बढ़ रही हो, नए एनरोलमेंट भी हो रहे हो, और जो थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो कि हम सभी लोगों ने देखा है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो ऐसे ही चल रहे थे बस, लेकिन अब थोड़े थोड़े एनरोलमेंट आ रही है। देखिए,
थोड़ा सा वो ऐसी बात हो जाएगी कि पहले कई सारे सर्वेज होते थे जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कवर करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो सर्वे बंद हो गए। तो उसके कारण हम जो मेनली डिपेंडेंट हैं टू गॉज द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, वो ये पीएफ ईएसआई की रिपोर्ट्स के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या वो एक सही मायना है उनके जॉब में वृद्धि हुई है नहीं है देखने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जॉब, मैंने बताया कि भारत में अभी भी अधिकांश जो जॉब है, जो कंपनीज है, जो फर्म्स है, वो 10 एम्प्लॉई से छोटी ही है, तो वो एनीवेज पीएफ या ईएसआई के दायरे में नहीं आ रही। तो क्या वहां पर जॉब की वृद्धि हो रही है, घटती है, देखना होगा। ओके, जैसे जब हाथ में पहली सैलरी आती है तो फिर हम लोग फिर गूगल करना शुरू करते हैं कि अच्छा क्या करना चाहिए। एक सेगमेंट है उसको क्लैरिटी है कि मुझे पार्टी करनी है, ठीक है तुम करो। एक सेगमेंट है जिसको क्लैरिटी है कि मुझे नई चीज़ें खरीदनी है, अपने लिए स्नीकर्स खरीदने हैं, आईफोन खरीदना है, कार खरीदना है, ठीक है अफोर्ड कर सकते हैं, खरीदें। एक सेगमेंट है जो थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, जिसको पता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से होके आ रहा है, उसको पता है कि मैं थोड़ा अभी से एक सेंसिबल अप्रोच लगाता हूँ या लगाती हूँ। इन्वेस्टमेंट के जब हम बारी आती है तो अलग अलग ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। लेकिन एक ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे जो पीएफ हो गया, गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड कर रखा है या फिर डिडक्शंस दे रखे हैं, हम लोगों को छूट दे रखी है ताकि लोगों के बीच में सेविंग्स प्रमोट हो। लेकिन जो नई वाली टैक्स रिजीम है उसमें तो सब कुछ खत्म है। तो मेरे मन में ये बहुत डाउट आता है कि जब ये ओवरऑल, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम इसको जनरलाइज कर देंगे, तो वो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन तो क्योंकि लोगों में है नहीं ना, सरकार ने तो फोर्स करके आपको दिया है कि अब तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो मैं छूट दे दूंगा, थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप का, वो रहेगा ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे जी। तब क्या वो सिनेरियो कैसा होने वाला है? काफ़ी स्कैरी होने वाला है। अच्छा लगा आपने एक क्वेश्चन पूछा। इंडिया का जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग्स है वो 50 ईयर लो पे चल रहा है अभी। लोग 5% ऑन एन एवरेज बचा पा रहे हैं देश की बात करें तो। और अगर नई टैक्स रजीम में आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे ही कम टैक्स देना पड़ रहा है, हो सकता है सरकार के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग और टैक्स नेट के अंडर आ जाएंगे। बट अब तो आपको कोई इंसेंटिव ही नहीं है पैसा सेव करने का, तो अब आप कैसे सेव करोगे? एंड ये जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, पीएफ है, एनपीएस है जिसमें आप खुद से भी पैसा डाल सकते हो, पीपीएफ है, इन स्कीम्स में कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होता है। जैसे एनपीएस में आप 60 साल के होने तक पैसा नहीं निकाल पाओगे, पीपीएफ मिनिमम 15 साल का होता है, 5-5 साल बढ़ा सकते हो। पीएफ में मिनिमम 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल है और रिटायरमेंट पे फुल विड्रॉल है अलॉन्ग विद पेंशन। ये जो लॉक इन पीरियड बना रखे हैं और कंप्लीट विड्रॉ क्यों नहीं करने दिया जाता, ये इस बात का प्रूफ है कि लोगों को एक साथ पैसा मिल जाए तो वो उसको संभाल नहीं सकते। एंड सरकार ये जानती है कि किसी ने बड़ी मेहनत से 50 लाख या 10 लाख 20 लाख रुपए जोड़ लिया और उसके बैंक में एक साथ आ गया, तो उसके रिटायर होने से पहले तो वो पैसा वो इधर उधर फूंक देगा। कुछ लोग थोड़ा ओवर एम्बिशियस होके कोई दुकान डाल देते हैं, किसी और के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से पैसा डूब जाता है। कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड में फंस जाते हैं, वहाँ पैसा डूब जाता है। पैसे डूबने के तो अनगिनत हमारे पास एवेन्यूज़ हैं देश में, कोई ना कोई चुरा के ले जाएगा ज़्यादा टाइम तक पैसा पड़ा रहा। और अगर बहुत टाइम तक पड़ा ही रहा पैसा तो बैंकर ही देख लेगा, अच्छा इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, चलो इसको यूलिप बेच देते हैं। तो बहुत सारे मौके हैं पैसा गंवाने के, इसलिए ये स्कीम्स ऐसी बना रखी हैं कि ना तो सरकार को जनता पे ट्रस्ट है, ना जनता को भी अपने आप पे ट्रस्ट है। सबको पता है कि पैसा आया तो उड़ जाएगा, तो इसीलिए उसमें लॉक इन पीरियड्स हैं। और जो इंसान अपना फाइनेंस खुद मैनेज कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा बहुत जानता है, वो वैसे भी कर रहे हैं। तो जो 92-93% ऑफ इंडियंस है 25 से 30-35 हज़ार रुपये की पर मंथ की इनकम पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सैडली उन तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये न्यू टैक्स रेजिम की वजह से आप अब बिल्कुल भी कुछ सेव नहीं कर रहे हो तो अब आपका भगवान भी मालिक नहीं है, अब आप अपने भरोसे हो। तो इसी बात पे ऐसे इनिशियल अवेयरनेस तो हम बता ही सकते हैं, बाकी चुनना ना चुनना उनके हाथ में हो सकता है कि कल को बाद में जब उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे अप्रिय घटना होती है तो फिर वो ये ना कहें घूर के कि तुमने नहीं बताया था। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं। कौन से ऐसे टिप्स हैं जो इनिशियल नौकरी शुरू करने के साथ ही आपके जहन में, तो वो माइंड में आ ही जानी चाहिए कि भैया पार्टी वार्टी ठीक है, शौक वॉक भी ठीक है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसी की 25,000 30,000 की नौकरी पे अगर कोई इंसान स्टार्ट करता है और अगर बड़े शहर से है तो पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती जब लोग करते हैं वो इस वाली सैलरी पे हम जैसे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स का ज्ञान अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यार SIP जितना जल्दी करोगे और जितना लंबे समय तक करोगे उतना पैसा बन जाएगा, तो चलो 500 रुपये से ही स्टार्ट कर लेते हैं।
बट आई वुड अर्ज यू कि एक बार आप थोड़ा गणित करके देखो, एंड 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर आपको कुछ नहीं लगता कि 500 रुपये से आप कितना बना लोगे। आप पहुंच जाओगे 1 करोड़ रुपए, पर 30-40 साल 500 रुपये की SIP कौन करता है? बेटर थिंग टू डू इज़ आप अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। अगर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं तो भाई सबकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब होती है, थोड़ा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लो उसका, थोड़ा और पैसा बच गया तो कुछ लर्निंग में इन्वेस्ट कर लो, कोई कोर्स परस्यू कर लो, कहीं दोस्तों के साथ कहीं घूम के आ जाओ, क्योंकि जवानी के टाइम पे ही ये सब काम करोगे। बट प्राइम फोकस होना चाहिए कि मैं 10 साल भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर, अगर मैं 1-1 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करने वाला था तो लेट से मैं 10 साल नहीं भी करूँगा तो चलेगा, बशर्ते इन 10 सालों में मैंने मेरी मंथली सैलरी को 25,000 से 1.5-2 लाख कर लिया। तब मैं 11वें साल में 50,000 भी इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ चंद महीनों में मैं अपनी पूरी पिछली 10 साल की इन्वेस्टमेंट को कैचअप कर लूँगा बड़े आसान से। तो दैट इज़ द करेक्ट वे टू डू इट। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग्स लगेगी। 100, 500, 1000, इवन 5,000 रुपये से आप अपनी रिटायरमेंट शायद नहीं बिल्ड कर पाओगे। एक डिसिप्लिन बिल्ड कर रहोगे कि हाँ मैं हर महीने बचा लेता हूँ, मैं स्पेंड नहीं करता, बट उस पैसे का बेटर यूज़ हो सकता है। पैसा इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, उसको कहाँ एलोकेट करना है वो आपको स्मार्ट बनाता है। उसको अभी SIP में डालना चाहिए या अभी लर्निंग या एक्सपीरियंसेस में डालना चाहिए, वो आप जीवन के किस पड़ाव पे हो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन का पड़ाव, आपने क्या कोई एज ब्रैकेट बना रखा है कि ये एज मुझे लगता है इतने में हम लोगों का फोकस लर्निंग पर होना चाहिए, हसलिंग पर होना चाहिए, और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट फिर आती है बात? ये प्योरली साइंटिफिक टॉपिक है कि आप अपने टीन्स में और अपने 20s में बहुत सुपर एक्टिव हो, हार्मोनल लेवल पे भी एक्टिव हो, आप भाग भाग के सारे काम कर लोगे। 30 के बाद थोड़ा आपका मेल फीमेल हार्मोन गिरने लगता है, आप थोड़े आलसी हो जाते हो, एंड जीवन में पूरे टाइम भागना नहीं चाहोगे। तो आपने हो सकता है 20s टाइम वेस्ट कर दिया, 30 में आपको अचानक से एनर्जी आ गई तो आप 30 में भी भाग सकते हो। बट कुछ सालों की स्प्रिंट के बाद आपको थकान होती है कि यार मैं यही करता रहूँगा क्या, ऐसा फील आ जाता है। तो उस वहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। तो एक साइंटिफिक भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, बट 20s में आपको मेहनत करनी चाहिए। अभी हम उसकी बात कर रहे थे, मतलब आपने बोला कि 25-30 हज़ार मेजॉरिटी है जो एम्प्लॉय है वर्किंग, उसकी सैलरी है, जो कि अनफॉर्चुनेट है जी। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं। आप दोनों उसके एग्जांपल हैं कि आप लोगों ने साइड हसल किया है बहुत, मतलब सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी हिचक रह जाते हैं कि शुरू कैसे करूँ मैं, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे पता करूँ कि मैं किस चीज़ में साइड हसल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे क्लाइंट मिलेगा, और इतना वो सोच के ही थक जाते हैं, कहते हैं ठीक है नौकरी ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में खुश हूँ। जी। तो वो जो एक बैरियर है वो कैसे तोड़ें? ये बैरियर का जवाब तो मंदी भी देगा, बट मैं आपके प्रश्न में एक बात बोल देता हूँ। कोई खामी नहीं है नौकरी करने में, है ना। नौकरी करके भी लोग ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, और इधर एंटरप्रेन्योरशिप में भी आके लोगों ने बहुत पैसे डुबाए, नौकरियों वालों से तो ज़्यादा ही डुबाए हैं। तो सबसे पहले जो ये एक कूल बन गया है, कूल मेंटेलिटी, आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर देखेंगे, कब तक नौकरी करते रहोगे, बाहर निकलो, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मैं 9 to 5 नौकरी करता था और आज देखो मेरे पास कार है। अरे नहीं भाई, सब ये ऐसा नहीं है ना। जो आप हमारे साइड में आके दूसरी साइड से आपको बहुत ग्लैमर दिखता है कि ये तो बड़े वो हैं, इतना ग्लैमर भी नहीं है। कई लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यार फिक्स्ड घर बैठे 9 to 5 नौकरी करके फिक्स पैसा आ रहा है, फिक्स सेविंग हो रही है, फैमिली को टाइम दे रहे हैं। जॉब करना वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अलग बॉल गेम है। मैं अगेन आऊँगी आपके पास मनदीप, लेकिन आपने ये टॉपिक छेड़ा है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला इधर साइड आके देखो, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि आपको वो 9 to 5 वाले को डिमीन तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी एक मन में आ जाता है कि यार क्या यार रोज सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं। वो छोड़ने से पहले जब मैं ऋषभ की तरफ बैठने जा रही हूँ तो मुझे मेरे अंदर पहले कौन से अपने आईने में अंदर से झाँक लेना चाहिए गिरबान में कि अच्छा ये क्वालिटीज़ है, ये कर पाऊंगी मैं, ये कर पाऊंगी मैं, तब चल सकते हैं। क्योंकि वो क्वालिटीज़ हम नहीं चेक करते हैं, हमको बस वो ग्लैमर दिख रहा होता है कि अरे ऋषभ मनदीप बढ़िया दिख रहे हैं स्क्रीन पे, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं दिख रही है। वो क्वालिटीज़ बताइए। देखिए, मैं वो डिसीजन मेकिंग कब आती है, जब आपने बोला कि यार कब मुझे पता चलेगा कि मैं जॉब नहीं करके मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहूंगी, और कब वाइस वर्सा भी हो सकता है। परेशान हो गए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन्होंने स्टार्टअप्स किए, नहीं चले, 2, 3, 5 साल स्ट्रगल किया, वापस जॉब में चले गए, अच्छी जॉब्स लग गई उनकी। जिस दिन, जैसे आप आज हम बात कर रहे हैं और आप हमारे करियर के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड तरीके से बता रहे हैं। वाइस वर्सा, जब मैं आप शायद यहाँ पे जॉब करते हैं, तब मैंने आपसे जब मिला तब मैं आपके डेली रूटीन के बारे में, आप क्या कर रहे हैं, कितने वीडियोस बना रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड था, और आपने बड़े खुशी से मुझे बताया कि मैं ये चीज़ें करती हूँ। जिस दिन आपके जॉब में या आपके बिजनेस में आपसे खुशी छिन जाए ना, आपको एक्साइटमेंट नहीं हो वो चीज़ करने में, या मज़ा नहीं आया जब आपसे कोई पूछे हाँ यार चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और ये सिचुएशन मेरे साथ मेरे बिजनेसेस में भी हो चुकी है। जब मैं इतना परेशान हो गया था
कि मैं मेरे खुद के ऑफिस में नहीं जाता था। मैं 2:30-3 बजे तक भले ही घर में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस में नहीं जाता था, क्योंकि डर सा लगने लग गया था ऑफिस में जाने में कि यार आज फिर से स्ट्रगल होगा, आज फिर से पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स में स्ट्रगल हो जाते हैं, कई बार नहीं पैसे होते, समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे ग्रोथ करें। एम्प्लॉयज हमारे तरफ ये एक आस लगा के देखते हैं कि यार अब ये आज सर आएंगे और कुछ नया हमें तरीका बताएंगे। तो ऐसा कई बार सिचुएशन आ सकती है, चाहे जॉब में या बिजनेस में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में, दोनों जगह पे आपको वो पॉइंट डिसाइड करना है कि यार हो गया, अभी ये नहीं चल रहा है, लेट्स स्विच। और जरूरी नहीं आपको जॉब से सीधा बिजनेस ही करने लग जाना है, आप जॉब भी स्विच कर सकते हैं या वाइस वर्सा। ओके, बैक टू यू। इनकी बात में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा कि एम्प्लॉय को ना थोड़ा एक पीस ऑफ माइंड होता है जीवन में ओवरऑल, क्योंकि उसको ये नहीं सोचना है कि अब क्या करना है। उसको बताया जाता है कि तुमको इस दिन इतने बजे ये सब करना है, तुम्हारा टारगेट ये है, टारगेट दे दिया और उसको रोड मैप दे दिया तो वो उस पर चलता रहेगा। बट अगर जहाँ रोड ही नहीं है, आपको रोड बनानी है, तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज हो जाता है और उससे बहुत डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। एम्प्लॉयज़ की भी होती है अब अलग रीज़न से, बट ये एम्प्लॉयर वाली साइड के हैं। तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हर एम्प्लॉयर ये सोचता है अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो सैलरी कहाँ से आएगी, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, नए प्रोजेक्ट्स कहाँ से आएंगे, रोज़ कॉन्टेम्पलेट करता है बंद कर दें कि नहीं। तो वो रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं, वो मेंटल जो कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर बिज़नेस में आना है, हसल में आना है, और जो आप अभी में से बैरियर वाला सवाल भी पूछ रहे थे, वो यही है बैरियर कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ से क्या साइड हसल स्टार्ट करना है। तो सोचने में ही सारा फटीग आ जाता है कि अब क्या करना है। और उसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने क्रैक कर लिया है, बट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिससे हेल्प होती है। पहला तो ये कि अगर आपका करियर अभी फुली बना नहीं है, अगर आप यंगस्टर हो, देख रहे हो क्या करना है, तो आपको चीज़ों को रूल आउट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बड़ा इंसल्टिंग वे में देखा जाता है कि अरे सीए कर रहा था, छोड़ दिया, समझ में नहीं आया होगा, डफर होगा, हुआ नहीं होगा, इसमें दम नहीं होगा। बट सिंपली ये भी तो हो सकता है ना कि आपको, जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि सीए करते क्या हैं। मैं सीए की कोचिंग जाता था, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था सीए करते क्या हैं। तो धीरे धीरे जब जानकारी मिली कि अच्छा ये काम होता है, अकाउंटिंग में घुसे रहना पड़ता है, टैक्सेशन, ऑडिट वगैरह वगैरह, मैंने कहा ऑल्दो आई एम एन्जॉइंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, मुझे समझ में आ गया अकाउंट्स, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे ये जीवन भर नहीं करना। तो मैंने रूल आउट किया कि ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा बोले मैंने ये ट्राई करके देख लिया, मुझे ये नहीं करना, तो उसको सपोर्ट करो, उसके पीछे मत पड़ जाओ कि तुम्हें तो यही करना है। तो पहला, अगर पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं तो बच्चा आके आपको सच्चाई बताएगा रोज़ कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। और अगर उसको छोड़ना है तो उसको छोड़ने दो और उसको एनकरेज करो कि अब तू कुछ और ढूंढ। दूसरा, आपकी संगत डिसाइड करती है। अगर मैं सारे स्मोकर्स के बीच में, सारे स्मोकर्स ही मेरे फ्रेंड हैं, तो कभी ना कभी मैं एक आध सिगरेट तो मार ही लूँगा। बट अगर मैंने ऐसी संगत ही नहीं बनाई या हमेशा डिस्करेज किया, तो वो जब स्मोक करने जाएंगे तो मुझे नहीं लेके जाएंगे, मैं किसी और ग्रुप में बैठा हूँगा। और जिस भी ग्रुप में मैं बैठा हूँ और जो भी वो काम कर रहे हैं, ह्यूमंस की बेसिक नीड होती है टू बिलोंग। मुझे अजीब नहीं लगना है सबके सामने, तो जो आप कर रहे हो मैं उसी में से कुछ अपना मतलब निकालने का कोशिश करूँगा। तो ये आईआईटी गए, आईआईटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनको इन्हीं के जैसे स्मार्ट लोगों का एक कैंपस मिल गया, वहाँ इन्होंने 5 साल स्मार्ट लोगों के साथ बिताए, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीख ली। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली वो कॉलेज एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं, बट मैं इनसे मिल गया, इनके थ्रू बहुत कनेक्शन से मिल गया, फिर यूट्यूबर बन गया, आज आपसे मिल रहा हूँ। तो ये संगत का असर पड़ता है। तो बच्चे को, अगर कोई यंगस्टर है तो उसको अपनी संगत इंप्रूव करनी चाहिए। प्रोडक्टिव लोगों के साथ अगर वो बैठेगा तो रोज़ उसको घर आकर कुछ पता चलेगा कि यार इन्होंने कुछ बात करी थी, लेट मी जस्ट गूगल इट, मैं भी तो देखूँ क्या बात थी। धीरे धीरे अब वो खुरापाती दिमाग है ना, वो चलने लगेगा एंड यू विल बिकम क्यूरियस इनफ टू फाइंड समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड माइंडसेट। अगर आप रोज़ आके कुछ ना कुछ सर्फिंग ही कर रहे हो, कुछ रिसर्च ही कर रहे हो, 4-5 आर्टिकल ही पढ़ रहे हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आई टेल यू वन थिंग, वीडियो एडिटिंग करना मैंने स्टार्ट ही किया था एंड पैसे कमा नहीं रहा था, जॉब छोड़ के आया था और पता नहीं था क्या करना है। तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, पता नहीं कैसे रैंडमली अखबार खोल लिया, रोज़ नहीं खोलता था, उस दिन खोल लिया और उसमें पता चला कि एक फ्रीलांसिंग पोर्टल है, उस पर आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करो और इंडिया छोड़ो, दुनिया भर से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, काम देंगे। मैं गलिबल था, मुझे नहीं पता था इतना आसान होता है, पर मैंने वहीं उधर न्यूज़ पढ़ के ही रजिस्टर किया। 2 महीने लगे, सबको अप्लाई करता था, आपका ये काम है मैं कर दूंगा, आपका ये काम है मैं कर दूंगा। वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप और अपना प्राइस कोट कर सकते हो, उनको प्राइस अच्छा लगेगा तो आपको काम देंगे। 2 महीने तक 60-70 रिजेक्शंस आए
वहाँ से मुझे अच्छा ईमेल लिखना आ गया कि कैसे क्लाइंट को कुछ लिखो कि वो पढ़ के इंप्रेस हो जाए और आपको काम दे दे, और वो काम कर गया। 2 महीने बाद मुझे क्लाइंट मिले एंड मेरी जो फुल टाइम जॉब थी उससे ज़्यादा पैसा मैं फ्रीलांसिंग करके कमाया। अमेरिका, यूरोप, चाइना, इजराइल, इनके क्लाइंट्स को मैं वीडियो एडिटिंग करके देने लगा। तो कहाँ से कहाँ तार जुड़ते हैं आपको क्या पता, यू जस्ट हैव टू बी क्यूरियस एंड अच्छी संगत में रहना। 2 गुट्टी है। और एक इंसिडेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है हमारी, वो मुझे पीछे से ऐसे बैकग्राउंड में टाइमिंग बता रहे हैं कि टाइम टिक हो रहा है, बट ठीक है, एक जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में 1-2 ऑडियंस के क्वेश्चन लूँगी। एंडोमेंट प्लान, जैसा आपने बताया, आपकी जो हिस्ट्री थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, क्योंकि आपके पापा के पास बहुत पैसे थे और उसको लॉक इन करा दिया था मिस सेलिंग करके। बहुत पैसे नहीं थे उस समय के हिसाब से भी, मतलब जो भी जरूरत के पैसे थे, अच्छे पैसे थे, वो उनको मिस सेल करके गलत पॉलिसी में उनको दे दिया गया था। और आज भी वो, तब के टाइम, साल चेंज हो गए फिर भी अप्रोच वही है जी। कि लोगों को कैसे बुद्धू बना करके पॉलिसी बेचते हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम क्रॉस चेक करें। क्या व्यू है आपका एंडोमेंट या फिर जो फिक्स प्लान है या गारंटी रिटर्न प्लान है, या फिर ओवरऑल इंश्योरेंस को लेकर के जो शॉर्ट क्रिस्प आप एडवाइस देंगे? क्रिस्प एडवाइस ये है कि नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान बेचती है तो उसको प्लीज़ मना कर दो, चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। उसके नुकसान क्या है? एजेंट या बैंकर आपको यही बोलता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो इसका तो रिटर्न आप ही को मिलेगा। वो बात तो सही बोल रहा है, बट वो आपको एक बात नहीं बता रहा कि इन्वेस्टमेंट ना मेरे टर्म्स पे होनी चाहिए, मेरी मर्जी से होनी चाहिए, मेरी जेब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेरा पीएफ का पैसा सैलरी से ही कटता है, सैलरी नहीं आएगी तो पीएफ का पैसा भी नहीं कटेगा। ऐसा कोई सरकार ये थोड़ी बोलेगी कि जो अभी तक पैसा कटा हुआ था तुम्हारा पीएफ में, जो 8% मिल रहा था, वो जब्त हो जाएगा अगर तुमने इस महीने का पीएफ जमा नहीं किया। ऐसा नहीं होता। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स, आप भले ही 100 रुपये या 500 रुपये से ही स्टार्ट कर रहे हो, पर जिस महीने नहीं डालना उस महीने पॉज कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं है। कोई फंड हाउस आपको आके ये नहीं बोल रहा है कि पैसा नहीं डालोगे तो जो अब तक तुम्हारा पोर्टफोलियो बना है वो मैं खा जाऊंगा। इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपने साइन कर दिया कि मैं हर साल आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम देता रहूँगा आने वाले 10 सालों तक, किस अजम्पशन पे? हो सकता है आपके पास फैमिली में बहुत सारा पैसा हो तो वो एक अलग कहानी होगी, बट नहीं है, आप सैलरी पे डिपेंडेंट हो या अपनी एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर पे डिपेंडेंट हो जहाँ पे कभी कभी पैसे ही नहीं आते, तो आपने ये कमिटमेंट कैसे कर दिया 10 साल का, और किसी साल आपके पास पैसे नहीं हुए तो जितना भी पैसा आपका जुड़ गया है कंपनी के पास वो जब्त हो जाएगा। उसकी एक सरेंडर वैल्यू होती है ऑफकोर्स, बट शुरुआती सालों में अगर आप प्लान बंद करवा देते हो तो जितना भी पैसा आपने दिया उसका 20-30% आपको वापस मिल जाएगा, और लास्ट के 2 साल में भी बंद कराते हो तो भी 90% ही मिलेगा। इट्स स्टिल नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, ना तो आपको पूरा पैसा मिल रहा है, ना ही आपको उस पर कोई ब्याज मिला, आपको आप ही का पैसा 10% कम होकर मिल रहा है, वो भी 20 सालों बाद, 15 सालों बाद। और सेम कहानी है यूलिप प्लान्स की, जो फिक्स इनकम प्लान्स नहीं होते, उसका पैसा म्यूचुअल फंड के जैसे स्टाइल में ही इन्वेस्ट होता है, बट म्यूचुअल फंड की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप रोक दो तो भी चल जाएगा। आपने रोका तो पैसा गया, स्पेशली अगर पहले 5 साल में रोका है तो आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाएगा, जहां आपसे एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट फीस भी चार्ज की जाएगी, क्योंकि डिसकंटिन्यूड फंड में वो बड़ी मेहनत से आपको 3.5% का इंटरेस्ट भी देंगे ना उस पर। तो पैसा दूसरे साल बंद किया आपने तो अगले 3 सालों तक नहीं मिलेगा, और 5वें साल आपको महज 3.5% पे वो वापस कर दिया जाएगा। तो आपने वक्त गवा दिया, वो वक्त जो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो 5 साल में तो आराम से आपका 10-12% एनुअल रिटर्न बनता और उस पर कुछ कमा लेते, वो पूरा आपने वक्त गवा दिया। और अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आपने इंश्योरेंस का जो भी प्लान था आपका इन्वेस्टमेंट वाला वो बंद कर दिया, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस तो उसी दिन से ख़त्म, और लाइफ इंश्योरेंस के बिना कैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर आप इसको सेपरेट रखते, आपने कोई टर्म इंश्योरेंस ले लिया होता, आजकल 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर मंथली 1,500 से 2,500-3,000 के प्रीमियम में आता है, डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है और आप में बुरी आदतें, स्मोकिंग वगैरह वगैरह वो सब है कि नहीं है। अगर आप ये प्रीमियम भर रहे होते 1,500 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, तो हो सकता है आप इसको कंटिन्यू रख पाते, क्योंकि मोटा पैसा तो वो था ना कि 20,000 50,000 देना पड़ रहा है जो नहीं दे पाएंगे, और उसको रोकते ही लाइफ इंश्योरेंस खत्म। बट आपने सेपरेट रखा होता तो म्यूचुअल फंड आप टेम्परेरी रोक सकते थे, और जो ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस उसको कंटिन्यू रख सकते थे, आपका नुकसान नहीं होता। और जॉब तो जा ही चुकी है, ऊपर से लाइफ इंश्योरेंस भी चला जाए, ऊपर से इंसान को कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी सेंसिबल अप्रोच नहीं है। ये मेन कारण है कि आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए। बाकी और कई आपको बेनिफिट्स गिनाए जाते हैं कि कैपिटल गारंटी प्लान है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बता दो जहाँ पे कैपिटल गारंटी होती है। मैं बता देता हूँ, एफडी में इन्वेस्ट कर लो, कैपिटल क्या ब्याज की भी गारंटी होती है, बट यहाँ तक सिर्फ कैपिटल की गारंटी है, वो भी
अगले 20 सालों के पीरियड पे। एंड स्टॉक मार्केट का आप निफ्टी का कोई भी 10 साल का पीरियड उठा के देख लो, हार्डली आपको कोई ऐसा पीरियड मिलेगा जब आपने आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से आपको कम पैसा मिल रहा है। तो आप हमेशा प्लस में ही जा रहे हो ऑन एन एवरेज। ये बेसिक रिस्क आपको उठाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं उठा रहे हो तो सीरियसली एफडी को कंसीडर ही करना चाहिए। बट कैपिटल गारंटी इज अगेन अ गिमिक जो आपको लुभाता है कि अच्छा पैसे एकदम सेफ है। सेफ पैसों का आप क्या करोगे जब वही का वही पैसा 20 साल बाद वापस मिल जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम बीट होकर नहीं के। करेगा। जी। एक यूज़र हैं, उत्कर्ष नाम है उनका, उन्होंने सवाल किया कि मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ लेबर लॉ की टीम से पूछने की, शायद उनसे कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्या पता यहाँ से मुझे सवाल का जवाब मिल जाए। वो कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली खुद बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैंने इंतज़ाम कर रखा है कि मतलब अगर कुछ होता है मुझे तो मदर फादर को अच्छे से उनका हो जाएगा, 10 साल 15 साल जो भी हैं चल जाएंगे। लेकिन उनको जो एकदम से लमसम अमाउंट मिलेंगे, उनको तो पता ही नहीं वो मैनेज कैसे करना है। जी जी जी। कल को रिश्तेदार आके उनको मैनिपुलेट कर जाएंगे कि ये कर लो वो कर हाँ लो, जी। फिर मेरी तो मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ जो मैं इतना डिसिप्लिन बना हुआ हूँ। क्या करूँ मैं उनको कैसे समझाऊंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड लोग ये नहीं सोचते हैं। तो किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, उसको लगता है मैंने मेरी फैमिली के लिए जो करना था कर दिया। बट अगर फैमिली को पता ही नहीं है 2 करोड़ का करना क्या है, तो वो 2 करोड़ वो शायद उसको इधर उधर मिसयूज़ करके ख़त्म कर देंगे एंड फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बिल्कुल फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो जब तक आप हो दुनिया में तब तक उनको एनकरेज करो कि थोड़ा उनसे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करो कि पैसे आते हैं तो क्या करना है उसका। उनको समझाओ एफडी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान रहेगा। उनको ये ज़रूर समझाओ कि कैसे इंश्योरेंस मिस सेलिंग होती है, क्योंकि उनको लाइफ इंश्योरेंस के 2 करोड़ आए नहीं कि बैंक का एजेंट का कॉल आने लग जाएगा कि आप इसको इसमें लगा दो। एंड ये बहुत ही सैड स्टोरी है। 60 साल 80 साल के लोग जिन्होंने अपना रिटायरमेंट फंड जोड़ा था, 2-3 करोड़ रुपए जुड़ गए थे उनके पैसे 20 ईयर लॉक इन पीरियड वाली पॉलिसी में एजेंट्स ने लगवा रखे हैं। अब ये उनको कौन आएगा बताने कि आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको तो घर चलाना था, अब आपके पैसे ही गए। अब आप बंद भी करोगे तो आपको कोर्ट जाके लड़ना पड़ेगा बुढ़ापे में, और आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो क्या करोगे? तो अपने पेरेंट्स को इतना ज़रूर बताओ कि भाई इंश्योरेंस वाली बात में नहीं आना है, लेना है तो ये वाला लेना है वरना नहीं लेना है। एंड आप अपनी विल लिखो कि कितना पैसा आप किसके लिए छोड़ना चाहते हो, और उसको एडवाइस करो कि इस पैसे का भाई प्लीज़ ऐसा करना। फॉर एग्जांपल, आपके घर का खर्चा मान लो 50,000 रुपये है, 6-7 लाख रुपए का एनुअल खर्चा है, और आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, तो अपने फैमिली वाले को बोलो कि प्लीज़ कुछ समझ नहीं आए तो इसका एफडी कर लेना, आपका घर खर्च चलता रहेगा। देन फोकस कि आप और क्या कर सकते हो जीवन में। लेटर ऑन जाकर के Right. डिसाइड कर सकते हैं बजाय इमीडिएटली इम्पल्स डिसीजन बिल्कुल। लेने के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, फैमिली का सर्वाइवल, बिना लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब किए। जो चल रहा था चलना चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हैं तो जाने चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि भाई कुछ नहीं समझ आए तो इसका प्लीज़ एफडी कर लो, कुछ नहीं समझ आए तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो जो अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में अच्छे चल रहे हैं तो पैसा सेव इंस्ट्रूमेंट में है और उस पैसे से आपका घर चल रहा है। पैसों के लिए आपको प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ रहा है। और लास्टली मैं बस एक एडवाइस दूंगा, इंडिया में ना लोग पैसे देने के लिए राज़ी नहीं होते। मतलब आपसे अगर मैं कोई भी आपको सर्विस दूं और बदले में 200-300 रुपये ले लूं तो आपको लगेगा क्यों, मतलब क्योंकि फ्रीबीज़ का ज़माना है। स्टार्टअप्स भी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के नाम पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री देते हैं ताकि आप उनके कस्टमर बन जाओ। डेटा, इन्फॉर्मेशन सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो हमारी आदत हो गई है कि हमें पैसे खर्च नहीं करने। बट अगर आपको अपनी फैमिली सिक्योर करनी है तो अपनी विल में उनको एडवाइस भी करो, जीते जी भी बताओ कि आपको नहीं आता है पैसा मैनेज करना, प्लीज़ हायर समवन, प्लीज़ हायर अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। उसको बताओ कि हमारे पास इतना पैसा है, बताओ इसका क्या करें। अच्छा रेप्यूटेड एडवाइज़र, पैसे देने पड़े तो दो, आप 5,000 बचाने के चक्कर में 50 लाख का नुकसान मत करवाओ, बस दैट्स द एडवाइस। ओके, समय की पाबंदी है और मुझे यहीं पर ऐसे करने का इशारा आ रहा है कि बस अब बहुत मुझे इसलिए भी गुरेज नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कनेक्टिविटी के मीडियम अवेलेबल है। लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल है, बहुत लोग, हमारे जो ऑडियंस है मुझे भरोसा है कि वो इतने जिम्मेदार हैं कि वो अपने पैसे रुपए की कदर करते हैं। नहीं भी अगर बहुत अवेयरनेस होगी तो आज के इस एपिसोड के बाद वो ज़रूर ये चैनल विजिट करेंगे। और आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि एक ऐसा वीडियो नहीं होगा जिस पर आपको लगा आंखें खुलने जैसा, चौंकाने जैसा कुछ एक्सप्रेशन ना फील आए कि अरे यार ये तो मैं क्या ही गलत कर रही थी। और आप जिम्मेदार बनेंगे यकीनन, और आप आने वाली पीढ़ियों तक इनको ब्लेसिंग्स देंगे और शायद हमारे एपिसोड को भी ब्लेसिंग्स देंगे कि क्या बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। बाकी अन्य शोज़ के लिए, अन्य हमारे ऐसे एपिसोड्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।